हाय देयर, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग। हम कैपिटल बजटिंग के फर्स्ट पार्ट में दो क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, अब और आगे के क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ विद क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एग्जाम में आया हुआ है दिसंबर 23 में। एंड सवाल पढ़ने का स्टाइल आप सबको पता है, मैक्सिमम ना इंस्टीट्यूट वैसे रिप्लेसमेंट के ही सवाल पूछता है, बट सवाल पढ़ने की स्टाइल आपको पढ़नी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। एक केस स्टडी ओरिएंटेशन में आपको सवाल पढ़ना पड़ेगा। सो टिपिकल स्टाइल ये होती है कि आप जब सवाल पढ़ रहे हैं, जितने इनपुट्स क्वालिटेटिवली मेंशन्ड है उसको आप क्वांटिटेटिवली एक जगह लिख लें। यानी कि जो भी लाइन आप पढ़ रहे हैं उसका अगर कोई मायने है, उसमें कोई इंपॉर्टेंट नंबर है तो उसको अलग से लिख लें। इस तरह आपकी केस स्टडी थोड़ी बेटर हो जाएगी। पहली बार पढ़ने के बाद आपको डायरेक्शन भी समझ में आ जाएगा कि सवाल कैसे बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वही अप्रोच से आगे बढ़ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। प्रांतिक लिमिटेड समथिंग करके ये है, देखते हैं। एंड ये सवाल रिप्लेसमेंट के ऊपर ही सेट है। सो दिस कंपनी इज कंसिडरिंग रिप्लेसमेंट ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग मशीनरी विद अ न्यू मशीन। द परचेज प्राइस ऑफ द न्यू मशीन इज 36,40,000, जिसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है 8 साल की। एसएलएम बेसिस फॉलो होगा। स्क्रैप को नील कंसिडर करना है। कुछ और भी खर्चे हैं जो लगेंगे। इंस्टॉलेशन का चार्ज लगेगा 14,000 रुपए, कंसल्टेंसी का 7,000 रुपए, और वर्किंग कैपिटल के तौर पे आपको इन्फ्यूज करना पड़ेगा 23,800। ये इन्फ्यूजन होगा और बाद में ये इतना पैसा वापस मिल जाएगा 8 साल के बाद में। आगे अपने को बोला कि WDV एग्जिस्टिंग मशीन का है 1,06,400, जबकि उस पर सैलवेज मिलेगा मात्र 17,500 रुपए का। डिसमेंटल कराने का खर्चा और लगेगा अलग से 6,300। तो नेट नेट आपके पास सैलवेज और भी कम हो गया, मेरे ख्याल से 11,200 ऐसा कुछ हो गया। इसके अलावा आपको बोला है कि एनुअल अर्निंग्स बिफोर टैक्स बट आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ द न्यू मशीन वुड अमाउंट टू 4,41,000। तो ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी पीबीटी। आफ्टर डेप्रिसिएशन भी है तो ये पीबीटी ही है। पीबीटी को आफ्टर टैक्स करके इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करके आप कैश फ्लो तक पहुंच सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दिस इज ऑलरेडी पीबीटी। पीबीटी को पैट बनाइए और पैट में डेप्रिसिएशन जोड़ करके वापस कैश फ्लो बना दीजिए। तो ये तरीका एक रहेगा। टैक्स रेट है 35% का। अपने को यहाँ पे ऑब्वियसली एनपीवी वगैरह कैलकुलेट करके देखना है। सबसे पहले हमको ये पूछ रहा है, भैया तुम एनुअल कैश सेविंग्स निकाल सकते हो क्या? वेल, एनुअल कैश सेविंग्स इज नथिंग बट पीबीटी इंटू 1 माइनस टी प्लस डेप्रिसिएशन। तो इस तरीके से आराम से एनुअल कैश सेविंग निकल जाएगा। लेट अस फर्स्ट फाइंड दिस आउट। तो आप देखिए यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकाला है। डेप्रिसिएशन निकालते वक्त आपको अपने खर्चों को कैपिटलाइज करना पड़ेगा, एक्सेप्ट फॉर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल डेप्रिशिएट नहीं होता, बट इंस्टॉलेशन और जो भी चीजों का खर्चा आपने मशीन के ऊपर किया था वो आपका कैपिटलाइज होगा। तो डेप्रिसिएशन आपका साल भर का आएगा 4,57,625। सो दैट इज डेप्रिसिएशन ऑन द न्यू मशीन। अब आपके एनुअल कैश फ्लोज कैसे निकलेंगे, मैं पहले ही समझाया था। पीबीटी को आफ्टर टैक्स कीजिए ताकि वो पैट बन जाए, पैट में डेप्रिसिएशन ऐड कीजिए ताकि वो कैश फ्लो बन जाए। कैश फ्लो का टोटल आएगा 744,275। दैट हैपेंस टू बी योर कैश फ्लो फॉर द न्यू मशीन। ठीक है, सो पीबीटी इंटू 1 माइनस टी प्लस डेप्रिसिएशन से ये सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन अपने ये बोल रहा है कि तुम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज भी कैलकुलेट करके बताओ। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में ध्यान देने वाली बात यह है दैट यू हैव मोर इनफ्लोज एज वेल। मतलब अगर आप एनुअल कैश फ्लो की बात करें, एनुअल सेविंग की बात करें तो अलग बात है, पर अगर आप टोटल इनफ्लोज की बात करें तो आपको सारे इनफ्लोज को यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। इनफ्लोज के नाम पे आपका जो वर्किंग कैपिटल का रिफंड है वो भी आपका इनफ्लो है, तो उसका भी ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने ये चीज दिखाई है कि भाई आप सिर्फ अपने एनुअल कैश फ्लोज की पीवी नहीं कर रहे हैं, आपका जो वर्किंग कैपिटल रिफंड आ रहा है यानी 8 साल बाद जो वर्किंग कैपिटल वापस आएगा वो भी तो आपके लिए इनफ्लो है, तो उसका भी प्रेजेंट वैल्यू करना होगा। एंड अपना जो सैलवेज ओल्ड मशीन पे आ रहा है वो भी अपना इनफ्लो है, उससे भी पैसे आ रहे हैं 11,200। अगर टैक्स एडजस्टमेंट के बाद कुछ और होगा तो वो भी लेना होगा, तो उनको आपको कंसिडर करना है एज योर इनफ्लो। आप देख सकते हैं हमने सबको इंक्लूड किया है। सबसे पहले एनुअल कैश फ्लोज की पीवी करी है, विच इज वेरी सिंपल। तुम्हारा एक साल का कैश फ्लो है 7,44,275। ये कैश फ्लो 8 साल तक लगातार आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करो विद PVIFA 8 साल के फैक्टर के साथ, जो कि हमने यहाँ किया। 8 साल का PVIFA दिया हुआ है 4.8। मल्टीप्लाई करने के बाद में रिजल्ट आया 35,72,520। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल का जो पैसा है वो है 23,800। ये आ रहा है आपका 8वें साल के एंड में। तो जो भी 8वें साल का आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो आपको लेना है, विच इज 0.376। तो मल्टीप्लाई करके उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी।
इसके अलावा आपका जो ओल्ड मशीन है उसको आपने बेचा है 11,200 में। अब 11,200 कैसे है, 17,500 दिया हुआ है, 17,500 दिया हुआ है, बट उसका कॉस्ट है डिसमेंटल करने का, तो नेट नेट आपके घर में 11,200 ही आएगा। सो 11,200 इज व्हाट यू हैव रिसीव्ड। बट माय डियर फ्रेंड्स, आपका WDV काफी ज्यादा है, सैल्वेज कम आया है, तो आपको कैपिटल लॉस हुआ है, और इस कैपिटल लॉस पे आपका टैक्स लगेगा नहीं, उल्टा टैक्स बचेगा। तो आप यहां पे टैक्स सेविंग्स कंसिडर करेंगे। ये टैक्स सेविंग कैसे आया, आपका एसेट का WDV था 1,06,400, जबकि आपने उसको बेचा मात्र 11,200 में। ये आपके लिए कैपिटल लॉस है। कैपिटल लॉस पे सरकार 35% के हिसाब से आपको टैक्स एडजस्टमेंट करने के लिए हेल्प करेगा। सो बेसिकली the tax loss that you are observing will be netted off with some other profits elsewhere। तो आपको ये टैक्स एडवांटेज को भी कंसिडर करना है, एंड ये जो टैक्स एडवांटेज है ये आएगा आपका 106,400 माइनस 11,200, दैट इज योर कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस इनटू 35% विल गिव यू टैक्स सेविंग ड्यू टू कैपिटल लॉस। इसको आप अपने सैल्वेज में ऐड करेंगे और आपके सैल्वेज की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसका प्रेजेंट वैल्यू शायद हमने किया नहीं, क्या? हाँ, इसका प्रेजेंट वैल्यू नहीं किया हमने शायद। लेट मी सी, क्या हमने इसको ठीक से कैलकुलेट किया या नहीं किया? नहीं, हमने इसको ठीक से कैलकुलेट नहीं किया, तो ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं है दोस्तों। इसको प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए इंटू 0.376 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कितना आ रहा है देख लेते हैं। 16,739.52, 16,000। अच्छा सॉरी, मेरी गलती। ये तो कोई नया मशीन का तो सैल्वेज है ही नहीं, ये तो ओल्ड मशीन का सैल्वेज है। ओल्ड मशीन का सैल्वेज तो आपको डे 1 पे ही मिल रहा है, नो PV रिक्वायर्ड। एकदम सही बात है, यहाँ पे मेरी गलती हुई, मैं इसको न्यू मशीन का सोच रहा था। न्यू नहीं है, ये तो ओल्ड है। ओल्ड मशीन को तो आज ही आप रिप्लेस कर रहे हैं, तो इस पे जो सैल्वेज मिल रहा है वो तो आज ही मिल रहा है, कोई प्रेजेंट वैल्यू करने की दरकार नहीं है। ये आपका आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। लास्ट में अपने को पूछा है एनपीवी कैलकुलेट करो और वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट पे कमेंट करो। अब एनपीवी कमेंट करने में क्या ही जाएगा भाई, आपके पास में सारे इनफ्लोज हैं। आपका जो मेजर आउटफ्लो है वो आउटफ्लो को ले लो। दो ही आउटफ्लोज हैं, एक आपका फिक्स्ड एसेट खरीदने का जिसमें इंस्टॉलेशन वगैरह सब जोड़ के लेना, और एक आपका खर्चा वर्किंग कैपिटल में जो आपने पैसा इन्फ्यूज किया वो। तो उन दोनों को यहां से माइनस करना है। आप देख सकते हैं ये हमारे इनफ्लोज हैं। इनफ्लोज में से हमने अपने सारे खर्चे माइनस किए, मशीन खरीदने का, इंस्टॉलेशन का, और एक क्या हायरिंग वायरिंग क्या चार्जेस था, फिर एक आपका वर्किंग कैपिटल का भी था। सबको जोड़ करके एनपीवी लास्ट में नेगेटिव आ गया, मतलब खोदा पहाड़ निकली चुईया, कुछ नहीं है। आपको रिप्लेसमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका एनपीवी नेगेटिव आ रहा है। योर एनपीवी इज नेगेटिव एंड हेंस यू शुड नॉट बी प्रोसीडिंग अहेड विथ रिप्लेसमेंट डिसीजन। तो ये था आपके लिए क्वेश्चन विच अकॉर्डिंग टू मी वाज इजी। सवाल में ज्यादातर चीजें आपके गिरफ्त में थी, आपके कंट्रोल में थी। तो अगर आप इसका प्रेजेंट वैल्यू वगैरह सब करना, कैलकुलेट करना अच्छे से जानते हैं, टैक्स ट्रीटमेंट अच्छे से करना जानते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 इज नाउ वेटिंग फॉर अस। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ये MQP में आया हुआ है एंड जून 24 में आया हुआ है। आइए सवाल देख लेते हैं। वैसे ये सवाल स्टडी मैट में भी है, तो अगर आप में से कईयों ने इसको स्टडी मैट में किया तो यहाँ स्किप कर सकते हैं, नहीं तो एक बार देखेंगे तो जरूर। बोला है एक्स लिमिटेड इज एन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, इट्स प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट with a projected life of 8 years. Initial equipment of 120 lakhs and additional equipment of 10 lakhs will be needed at the beginning of third year. So basically initial investment तो लगेगा आपको 0 पे, तो 0 पे आपको 120 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है। वहीं पे आपका T is equal to 2 पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है 10 लाख का। करेक्ट, बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है 10 लाख रुपए का। At the end of 8 years, ओरिजिनल इक्विपमेंट विल हैव अ रीसेल वैल्यू इक्विवेलेंट टू द कॉस्ट ऑफ रिमूवल। यानी कि आपका 8 साल बाद जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उस पे आपका सैल्वेज कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जितना सैल्वेज मिलेगा उतना ही उस मशीन को हटवाने का खर्चा लग जाएगा। सो सैल्वेज विल बी निल। बट इन केस ऑफ एडिशनल इक्विपमेंट यानी ये नीचे वाले पे आपको सैल्वेज मिलेगा एंड दैट सैल्वेज विल बी इक्वल टू 1 लाख रुपीज। वर्किंग कैपिटल ऑफ 15 lakhs विल बी नीडेड। वर्किंग कैपिटल जो 15 लाख का है वो शुरुआत में भी लेना और अंत में भी लेना है। हाँ, अब एक बात ध्यान रखिएगा, आपके लाइफ अलग अलग हो जाएगी। फॉर द फर्स्ट 120 lakhs वाला जो है उसकी लाइफ आप पकड़ेंगे 8 years,
8 साल की लाइफ पकड़ेंगे, जबकि जो सेकंड एडिशनल इक्विपमेंट है जिसपे 10 लाख रुपए लग रहा है और 1 लाख रुपए का आपको सैलवेज भी मिलेगा, उसके केस में लाइफ होगी 6 इयर्स। आप 2 साल बाद ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बिगिनिंग ऑफ थर्ड यानी एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सो 2 साल बाद आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 8 साल में तो खेला खत्म ही हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये 6 साल के लिए आपको सर्व करने वाला है। आगे सवाल में बोला है कि आपकी कैपेसिटी है 4 लाख यूनिट्स की और आपके ईयर बाय ईयर कैपेसिटी दी हुई है, तो आप यहां से डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपने कितने यूनिट्स बेचे होंगे ईयर 1 में, ईयर 2 में, ईयर 3, 4, 5 में एंड 6, 7, 8 में हम डिटरमाइन कर लेंगे। आगे सवाल में बोला है सेलिंग प्राइस है 100 रुपीज का, पीवी रेशियो है 60 रुपीज का, तो आपका कंट्रीब्यूशन हो गया 60 रुपीज पर यूनिट। इसके अलावा आपके फिक्स्ड ऑपरेटिंग कैश कॉस्ट है 16 लाख रुपए के, क्योंकि इसके नाम के आगे कैश कॉस्ट लिख ही दिया है तो इसमें डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है। आपका 16 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट है जिसका ख्याल रखना है। एंड इसके अलावा आप एडवर्टीजमेंट के खर्चे अलग अलग करेंगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का अलग होगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर का, 6, 7 और 8 ईयर का अलग होगा, जिसको आपको कंसिडर करना है। टैक्स रेट 40% है, स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन के लिए यूज करना है, 15% की रेट पे आपको डिस्काउंटिंग करनी है। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज इजी क्वेश्चन, कोई मुश्किल तो है नहीं। आपको कंट्रीब्यूशन निकालना है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करके आपको कैलकुलेट करना है अपना पीबीडीटी। क्या कैलकुलेट करना है? पीबीडीटी। हाँ, उसमें से आप जो अपना एडवर्टीजमेंट का खर्चा वो भी माइनस कीजिएगा, तब आएगा पीबीडीटी। पीबीडीटी के बाद में आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपका पीबीटी। पीबीटी के बाद उसको पैट बना देना, पैट में वापस डेप्रिसिएशन जोड़ करके कैश फ्लो तक पहुंच जाना। तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव तो यही होना चाहिए कि आप एक टेबल बनाएं, उस टेबल में ईयर 1 से लेकर ईयर 8 तक के सारे कैश फ्लोज को आइडेंटिफाई कर लें, विच अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट डिफिकल्ट। आप देख सकते हैं हमने क्वांटिटीज लिख दी। क्वांटिटीज कैसे आई भाई? आपकी कैपेसिटी है 4 लाख यूनिट्स की, तो अगर पहले साल में आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 20% है, सो 4 लाख इंटू 20% इज 0.80, सो योर क्वांटिटी इज 0.80 फॉर द फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में ये 1.2, थर्ड ईयर में ये 3 एंड फोर्थ ईयर में ये 2 पहुंच जाएगा। कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए इसको इंटू 60 कीजिए, सो 0.8 अगर है तो 0.8 इंटू 60 विल बिकम 48। फिक्स कॉस्ट हर सूरत हाल में 16 है, एडवर्टीजमेंट अलग अलग है जो कि दिया हुआ है, तो आप यहां पे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं सारी वैल्यूज। एंड यहां पे आप जो डेप्रिसिएशन है उसको अलग से कैलकुलेट कीजिएगा। आपका 100 लाख को आप 8 साल पे डेप्रिशिएट करेंगे, तो 100 डिवाइडेड बाई 8 दैट विल गिव यू अ डेप्रिसिएशन ऑफ 100 है क्या? पहला वाला 120 है, सॉरी। हाँ, तो पहला आपका 120 है, 120 को आप डिवाइड करेंगे 8 से तो आपका डेप्रिसिएशन है 15, और फिर आप 10 - 1 को डिवाइड करेंगे 6 से, ये आएगा 1.5। तो आपका ईयर 1 और ईयर 2 में 15 डेप्रिसिएशन होगा, और उसके बाद वाले सालों में 15 + 1.5 यानी 16.5 का डेप्रिसिएशन होगा। अब कुछ नहीं करना, आपका पीबीटी में से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, पीबीटी आ जाएगा यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहला वाला साल नेगेटिव आएगा, तो उसको हमने नेगेटिव को, पैट को भी नेगेटिव कंसिडर किया। अब ये ट्रीटमेंट क्या है? ये ट्रीटमेंट में हमारा अंडरलाइंग अजम्पशन ये है कि अगर हमको बिजनेस लॉस हुआ है तो उस पे जो भी टैक्स का एडवांटेज है वो उसी साल हमको मिल जाएगा। यानी यहां पे एक अजम्पशन हमने लिया है that current year losses will be set off in the current year itself। आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना पड़ेगा, यह अजम्पशन है यहाँ पे। तो आपका जो 13 का लॉस है उसमें से टैक्स माइनस हो करके या टैक्स का एडवांटेज गिन करके आपका जो पैट है वो 7.8 तक सीमित रहेगा। ये ठीक वैसे ही होगा जैसे बाकी अमाउंट्स के लिए होगा। जैसे 26 टैक्स दिया हुआ था 40%, तो 26 - 40% करके आप जैसे 15.6 पे पहुंचते हैं, तो ये पॉजिटिव नंबर पे भी ऐसे ही वर्क करेगा, नेगेटिव पे भी ऐसे ही करेगा। 13 में से आप 40% घटाइए, यू विल गेट 7.8। इस तरह से आपके पास पैट के नंबर्स आ जाएंगे, माइनस प्लस जो भी है उसमें वापस डेप्रिसिएशन ऐड करके, डेप्रिसिएशन का ये वाला कॉलम्स है, ऐड करके आप कैश फ्लो तक पहुंच सकते हैं। सो ये आपका टेबल नंबर 1 है। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव और सबसे ज्यादा प्रॉपर तरीका इस काम को, सवाल को सॉल्व करने का। आई होप आप एनुअल कैश फ्लो का तरीका समझ गए। अब एनपीवी करते वक्त ज्यादा कोई तामझाम है नहीं। एनपीवी करते वक्त ध्यान रखिएगा आपके पास में ये जो कैश फ्लोज हैं, एनुअल कैश फ्लोज, इनकी तो प्रेजेंट वैल्यू आपको करनी ही है। इसके अलावा आप सैलवेज को भी कंसिडर करोगे, उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू करोगे।
सैलवेज 1 लाख का आ रहा है, याद आ रहा है ना। फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल जो आपने शुरुआत में डाला था वो आपको रिफंड मिलेगा, तो उसका भी पीवी करना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को साथ में देखेंगे। आप देखिए सबसे पहले हमने एनुअल कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू किया। प्रेजेंट वैल्यू करते वक्त ध्यान दीजिएगा, आपका ये जो प्रेजेंट वैल्यू आया 1.727, ये दरअसल ईयर 3, 4 और 5 तीनों साल के प्रेजेंट वैल्यूज को जोड़ करके जो फिगर आ रहा है ये वो है। वैसे ही 1.135 जो है वो ईयर 6, 7 और 8 के प्रेजेंट वैल्यूज को जोड़ करके जो आ रहा है ये वो अमाउंट है। तो यहां पे आपके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश फ्लोज आ जाएंगे। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल का रिफंड आ रहा है जो कि लास्ट ईयर में आ रहा है 15 लाख रुपए का, तो इसका पीवी कर लेना। सैलवेज 1 लाख रुपए का आ रहा है, ये भी शुरुआत में आ रहा है, इसका भी पीवी करके ऐड कर लेना। अब आप इसमें से माइनस करेंगे वो सब खर्चे जो खर्चे आपने किए हैं, जैसे कि आपने इनिशियल इक्विपमेंट पे 120 लाख रुपए खर्च किए, आपने एडिशनल इक्विपमेंट पे भी 10 लाख रुपए खर्च किए, लेकिन वो 10 लाख रुपए सेकेंड ईयर पे हुए हैं तो उसका भी पीवी करना पड़ेगा। तो एडिशनल इक्विपमेंट का हम लोगों ने सेकेंड ईयर का खर्चा जो है उसका पीवी करके लिया है। एंड वर्किंग कैपिटल शुरुआत में आपने 15 डाला था तो वो आपको एग्जैक्टली 15 लेना है। एनपीवी आ गया, एनपीवी अच्छा खासा पॉजिटिव आ रहा है 138 पॉइंट समथिंग लैक्स। तो ऐसे में आप एक्सेप्ट करेंगे प्रोजेक्ट को क्योंकि आपका एनपीवी आ रहा है पॉजिटिव। बिकॉज योर एनपीवी इज पॉजिटिव यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट योर प्रोजेक्ट। बात समझ में आई? ये था आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 एंड आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। मेरे हिसाब से इजी कैटेगरी है, स्टडी मैट में भी बनाया हुआ है तो कुछ नया नहीं है, थोड़ा एफर्ट डालेंगे तो सवाल बन तो जाएगा। ये था जून 24 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिख रहा है दिसंबर 24 में आया हुआ एग्जाम में अनदर क्वेश्चन। ये भी अगर आप देखेंगे तो स्टडी मैट से कॉपीड है। स्टडी मैट में ये सब सवाल हैं, इनफैक्ट इंटरमीडिएट लेवल पे भी आपने इस तरह के सवाल बनाए जरूर होंगे। सवाल पढ़ लेते हैं। टेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एन एग्जिस्टिंग कंपनी, इज कंसिडरिंग अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ pocket video games which includes capital expenditure of 600 lakhs and working capital of 150 lakhs। यानी t is equal to 0 पे आपके दो खर्चे हो रहे हैं, एक है 600 lakhs का और एक है 150 lakhs का। आपको बोला आपका कैपेसिटी है 12 लाख का और यूटिलाइजेशन यहां दी हुई है, तो 12 लाख का 1/3 होता है 4 लाख यूनिट्स, 2/3 होता है 8 लाख यूनिट्स, 90% होता है 10.8 लाख यूनिट्स एंड 100% होगा 12 लाख यूनिट्स। तो आपके पास ईयर 1 से लेके ईयर 3 का तो इंफॉर्मेशन है ही, और फिर 4, 5 और 6 इन तीनों में आपकी 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रही है, तो आप जो क्वांटिटी बेचेंगे वो होंगे 12 लाख यूनिट। आगे सवाल में बोला है कि आपका एवरेज सेलिंग प्राइस है 200, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है 40, सो ऐसे में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 200 इंटू 40%, यानी कि 80 रुपीज पर यूनिट। इसके अलावा आपको बोला एनुअल फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन आर 480 lakhs, माइनस कीजिएगा कंट्रीब्यूशन में से। अच्छा, इसमें एक और बात बोला है कि आपका ये थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स है तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर का अमाउंट अलग है। सो बेसिकली योर फिक्स कॉस्ट फ्रॉम थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर is 480 lakhs, but for first year and second year it is rather 240 lakhs and 360 lakhs respectively। आपको डेप्रिसिएशन के लिए बोला है 33.33% यूज करने के लिए, और इनकम टैक्स रेट बोला है 50% का। At the end of the third year, additional investment of 100 lakhs would be required for working capital। ये working capital का है तो डेप्रिसिएशन पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, पर वर्किंग कैपिटल तो है तो उस बात का ख्याल रखिएगा। टारगेट रेट ऑफ रिटर्न आपका 15% का, और फिर बोला है जो टर्मिनल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट है उसको आप 10% मान सकते हैं, यानी कि आपका जो फिक्स्ड एसेट है 600 lakhs का वो दरअसल 60 lakhs में बिका होगा, उसका सैलवेज मिला होगा आपको 60 lakhs, एंड करंट एसेट्स में आपको पूरा 100% मिलेगा, यानी जितना आपने वर्किंग कैपिटल डाला था वो वर्किंग कैपिटल भी आपको पूरा मिल जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल के नाम पे मैं आपको बता दूं, आपने टोटल पैसा कितना डाला, पहले 150 lakhs का वर्किंग कैपिटल डाला आपने, ये डाला बिगिनिंग में, और बाद में आपने और 100 लाख रुपए का कैपिटल और इंट्रोड्यूस किया 3 साल के एंड में, तो वो भी आपका वापस आपको मिलेगा। 250 lakhs का आपका वर्किंग कैपिटल रिफंड आपको मिलेगा। कैलकुलेशन के लिए बोला है राउंड ऑफ कर सकते हैं लैक्स में, एंड बस सवाल कंप्लीट करने के लिए कहा है। तो यार सवाल तो अगेन सेम सिचुएशन है, आप पहले एनुअल कैश फ्लो तक पहुंच जाओ, अगर एनुअल कैश फ्लो निकल गया आपसे तो आपका सवाल बना हुआ ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। अच्छा, बाय द वे टैक्स पर्पस के लिए जो 33% बोला है डेप्रिसिएशन लेने का, मेथड नहीं बताया, मेथड नहीं बताया तो मैं आपको बता दूं, जब सिर्फ रेट मेंशन किया रहता तो वो WDV ही होता है, तो ये केस भी WDV का ही होगा, एंड WDV आने से थोड़ा चैलेंज बढ़ जाता है।
अब एनीवेज हम यहाँ पे कैश फ्लोज देखते हैं। कैश फ्लोज अगर आप देखेंगे तो आपके यूनिट्स हमने ठीक आइडेंटिफाई कर लिए थे। पहले 3 साल के यूनिट्स हैं 4 लाख, 8 लाख, 10.8 और फिर लास्ट के सबके हैं 12 लाख। कंट्रीब्यूशन सबका कैलकुलेट करने के लिए इंटू 80 कर दीजिए। सो 4 इंटू 80 इज 320, 8 इंटू 80 इज 640 एंड सो ऑन। तो आपके यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ गया। फिर फिक्स कॉस्ट पहले साल का है 240, सेकेंड ईयर का है 360, थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स है 480, तो वो भी हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। डेप्रिसिएशन आपको 1/3 लेना है हर साल। तो बेसिकली आपका शुरुआत में इन्वेस्टमेंट है 600 लाख का, उसका 1/3 होता है 200 लाख, तो वो पहले साल का डेप्रिसिएशन है। इसके बाद वाले सालों का डेप्रिसिएशन आप WDV बेसिस पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर था 600, उसमें से 200 घटा तो बचा 400। अब 400 का 1/3 कितना होता है, वो होता है 133.33 को इग्नोर किया गया है। तो फिर जो बचा अब उसका नेक्स्ट ईयर उसका भी 30% डिडक्ट होगा। तो ऐसे करके आप सबका 30% जो 33 पॉइंट समथिंग जो परसेंट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा। डेप्रिसिएशन का टोटल वैल्यू 547 तक पहुंचा है। ये काम का बात है क्योंकि 547 तक डेप्रिसिएशन पहुंचा है, इसका मतलब ये है कि आपका WDV बचा हुआ है 53 का। WDV बचा हुआ है 53 का। आपका एसेट था 600 का, आपने 600 के एसेट को 547 डेप्रिशिएट किया है, तो बाकी 53 आपके WDV में पड़ा होगा। बाद बाकी सेम ट्रीटमेंट है, PBT पैट एकदम सेम ट्रीटमेंट है। जैसे आप टैक्सेस को लेकर के मतलब प्रॉफिट को लेकर के जैसा आप उसको PBT से पैट में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे भी वही काम करना है, इवन फॉर लॉसेस एज वेल। लास्ट में अपने कैश फ्लोज यहाँ पे आ गए। अब कैश फ्लोज आने के बाद सर क्या है, कैश फ्लोज आने के बाद दोस्त कुछ भी नहीं है। आप अपने सारे कैश फ्लोज की PV कर लीजिए। जो आपको लास्ट में सैल्वेज मिलने वाला है उसका आफ्टर टैक्स करके उसका भी PV कर लीजिए। तो आपको सैल्वेज मिलने वाला है 60 लाख का, आपका WDV था 53 लाख का, तो 7 लाख का आपका कैपिटल गेन है जिसके ऊपर में आप टैक्स भरोगे और वो टैक्स अमाउंट होगा लगभग 3.5 यानी कि 4 मिलियन का। ठीक है, तो ऐसे में आपका 60 का सैल्वेज है जिसमें 4 आप टैक्स भरोगे, तो आपके पास में 56 का बचेगा टोटल आफ्टर टैक्स सैल्वेज। उस 56 को आप WDV करेंगे, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू करेंगे 0.432 के हिसाब से। वर्किंग कैपिटल रिफंड 250 है, पहले 150 था फिर बीच में 100 था, दोनों मिला के 250, इसका भी आप करेंगे PV। फिर आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करा था 600 लाख का, वो इसमें से माइनस होगा, और आपने वर्किंग कैपिटल का भी इसमें से डिडक्शन करना है। वर्किंग कैपिटल में शुरुआत में जो आपने 150 डाला उसका तो PV करने का दरकार नहीं है, पर बाद में जो 100 आपने डाला वो 3 साल के बाद डाला, तो जाहिर सी बात है उसका PV करना पड़ेगा। वी हैव टेकन द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एंड इंक्लूडेड दैट एज वेल। NPV आ रहा है नेगेटिव, यानी कि प्रोजेक्ट इज गुड टू गो, प्रोजेक्ट इज गुड टू गो। तो ये था अनदर क्वेश्चन नंबर 5 अपने इस सीरीज में। इसी के साथ ये पार्ट 2 को यहाँ पे एंड करते हैं। इन द नेक्स्ट पार्ट एंड ऑनवर्ड्स वी विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस फ्रॉम कैपिटल बजटिंग। अभी के लिए इतना ही।